ठीक है, स्टार्ट कर लेना जो डिस्कशन है टॉपिक्स का। Okay, sir. Joined everyone. Today we are discussing test number 4. So, essay का first topic was changing face of terrorism in 21st century. I want someone to share how they have written it. Then we can add value. चंद्रप्रकाश, तुम बताना ना कैसे अप्रोच किया है। यस सर। सर सबसे पहले तो मैंने एक कोट से स्टार्ट किया था जो सर ने बताया था पहले, प्रसून सर ने। द पाथ ऑफ पीस आल्सो गोज थ्रू पावर, मतलब रिसेंट नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशन आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। सो ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था। इसके बाद में सर हिस्टोरिकली मतलब बताया कि कैसे टेररिज्म हैज यूज द कन्वेंशनल मीन्स ऑफ like attacks such as in the countries affected Syria, Sudan, etc. फिर सर इट अफेक्टेड, मतलब मैंने इसके इफेक्ट्स लिखे थे कि टेररिज्म कैसे मतलब अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि सोशो पॉलिटिकल चेंजेस। फिर मतलब उसका डेफिनेशन भी दी थी मैंने, टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बाय मींस ऑफ वायलेंस एंड इंकलकेटिंग फियर अमंग द पीपल। तो बाद में सर करंटली 21st सेंचुरी में अभी the nature of terrorism is changing, like the emergence of proxy wars, unconventional means of wars, cyber terrorism to win the hidden goals. Like the proxy war, an example दिया था कि proxy war uh, launched by Israel. Sorry, proxy war launched by Pakistan against India is a form of terrorism. इसके बाद में सर बताया था कि लाइक द इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, लाइक हाउ इट अफेक्ट्स द फैमिलीज साइकोलॉजिकली, इमोशनली, political instability, how the terrorists are involving like the use of technology, ballistic missiles, drones, etc., intelligence gathering, वो सब। और फिर सर what are the ways to like tackle the terrorism, like uh, role of multilateral groupings such as BRICS, United Nations Security Council, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके बाद में सर सॉल्यूशन में इंक्रीज्ड कोऑपरेशन, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स टू ब्रिंग देम टू जस्टिस और लीगल रिफॉर्म्स। सर ऐसे कंक्लूड कर दिया था। आपने कंक्लूजन में क्या लिखा था? सर कंक्लूजन में, in this changing multipolarized world order, all the nations have to come together to address the terrorism further. अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पे लिखा था सर। सर कंक्लूजन इतना अच्छा नहीं हो पाया था मेरा। कोई बात नहीं। Okay. So basically, path of peace goes through power. अच्छा था पर इतना जैसे कि मेरे लिए तो वेट नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, नहीं सर, आपको आवाज आ रही है ना सर? हेलो रसूल, मेरी आवाज ऑडिबल है तुम्हें? यस सर, यस सर। सर मैं कंटिन्यू करूं ना इसमें? So basically changing face of terrorism 21st century. ये I जो think था, मुझे किसी का वॉइस नहीं, I'll just reconnect, give me a second. yes. Hello, am I audible to everyone? Yes sir. ठीक है, कहाँ पे थे यार? मुझे बेसिकली आवाज भी नहीं आ रही थी एंड देन दोबारा मैंने बोलने की कोशिश की तो आई वाज आल्सो नॉट एबल टू लिसन। सर ये फर्स्ट वाला ऐसे कैंडिडेट ने उनका स्ट्रक्चर बताया है, अब मैं इसमें थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल करना है यार। और निमा, we will take your doubt after we are done with this first one. So basically डाउट नहीं था वो, yes. सॉरी वो हाँ, मैंने okay. नहीं, व्हाटएवर इट इज वो एक बार डिस्कस कर ले, देन विल कम टू यू ना, एक बार उसको बता लेने दो, ठीक है?
उसके बाद विल डील विद इट। हाँ बताना या प्रसून। Yes, so basically path of peace goes through power. ये अच्छा है बट इतना ज्यादा ऐप्ट नहीं था टेररिज्म में, वॉर वाले इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने जैसे कि हिस्ट्री बताया कि कैसे पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर था, दैट इज गुड, ठीक है। उसके बाद आपने डेफिनेशन बताया, गुड। फिर आपने यहाँ पे इम्पैक्ट बताया पहले सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है। इसकी जगह आप जो चेंजिंग नेचर है उसको आप वहाँ पे ये करके आप इसके बहुत सारे एंगल्स एक्सप्लोर कर सकते थे। क्या आपने इसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात की? सर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में तो नहीं, मतलब ये सब तो तो नहीं आप होता इसके है। बारे में बात कर सकते हैं। बेसिकली रेड सी में जो हो रहा है हूती रेबल्स का, और ये सब के बारे में आप बात कर सकते थे कि कैसे ये एक नया चैलेंज क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। ऑल्सो कश्मीर में जो है नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर एक्टिंग एंड टेररिज्म इज बेसिकली बिकमिंग अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। टेररिज्म स्टेट, हाँ पॉलिसी बोल सकते हो, स्टेट क्राफ्ट बोल सकते हो, बोथ आर गुड एज अ पॉलिसी, ठीक है। तो आप इसके बारे में बात कर सकते थे, मतलब इसके बारे में बात करना ही है बेसिकली, क्योंकि चेंजिंग फेस ऑफ टेररिज्म, चेंजिंग फेस जो है वो वही है कि कैसे ईरान, कैसे पाकिस्तान, कैसे रोग नेशंस आर यूजिंग टेररिज्म एज अ स्टेट क्राफ्ट। उसके बाद जैसे आपने इसमें इम्पैक्ट में बात किया ना, तो आप इम्पैक्ट को भी आपने अच्छे से बात किया, उसको और थोड़ा आप इसमें ड्रग्स वगैरह के बारे में बात कर सकते थे, जैसे कि तालिबान बेसिकली इट इज अ फेस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उसके उसके बारे में बात कर सकते थे। और वेस्ट टू टैकल में आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते थे। बेसिकली जैसे कि आपने बात किया है कि मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, इंक्रीज कॉपरेशन, ये सब। तो क्या हो रहा है आजकल, टेररिस्ट ग्रुप्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ साइबर एज। बेसिकली टेलीग्राम पे उनके ग्रुप्स हैं जहाँ से वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सो अ स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन फॉर सोशल मीडिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अलकायदा इज रिलीजिंग देयर मंथली मैगजीन कॉल्ड एस्पायर। तो ये सब स्टेप्स दे आर आल्सो टेकिंग to basically radicalize the youth, and people are getting radicalized in India as well as in the whole world. तो आप इसको उस वहाँ से टैकल करेंगे कि बेसिकली जो रेगुलेशन है पहले वो लाएं, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ मॉनिटरिंग वगैरह की तरफ लेके जाएं, प्लस रिपोर्टिंग, और सोसाइटी एज अ होल में सोशल कैपिटल बढ़े, ताकि कोई ग्रुप को ऐसा ना लगे कि दे आर बीइंग अटैक्ड और दे आर बीइंग थ्रेटेंड। तो इसके बारे में आप इसको हर एंगल से आप इसको कवर कर सकते थे। बेसिकली इंडिविजुअल, सोशल, नेशन एंड देन ग्लोबल। तो ऐसे आप 4 लेवल पे इसका सॉल्यूशन लिख सकते थे, ठीक है। और इसमें एक FATF भी है जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते थे। FATF देन रैट्स इन सार्क, ठीक है। उसके बाद जो आपने कंक्लूजन में ग्लोबल कॉपरेशन लिखा, दैट इज बेसिकली आपने वापस वही लिख दिया। तो इसके बदले आप ये लिख सकते थे कि बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, देयर आर फ्यू चैलेंजेस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज टेररिज्म एंड इंडिया इज टेकिंग अ लीड। हाँ, SCO, ओके। एंड इंडिया इज टेकिंग अ लीड इन दिस फ्रंट। और कैसे इंडिया ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म के बारे में बात किया, आप उसके बारे में थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन में कर सकते थे। दिस इज अ चैलेंज एंड इंडिया हैज टू टैकल इट फॉर इट टू बी अ डेवलप्ड नेशन। ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं। सर अर्जुन पहले तुम बताना क्या उस टाइम पॉइंट दिया था तुम्हारा। So I thought कि वो चंद्र प्रकाश के बाद अगर मुझे मौका मिल जाता कि कैसे मैंने स्ट्रक्चर करा है, वही शेयर करने वाली थी। अभी कर दो। Okay, you want to go next in the next topic or this topic itself? This topic, sir. हाँ तो बताओ। Yes, go on, sure. How have you written? कोई दिक्कत नहीं, बताओ। So first, I have started with the quote, terrorism hinders the progress of humanity by many decades. And then I shared the definition and the historical background, like the conventional way of terrorism. Then I have started with the modern, like the emerging threats, like grey warfare, state-sponsored terrorism, and individual attacks, like ransomware attack, malware attack, data espionage, etc. Then I have also included drone attacks, that's like
the operations that is going on, like Operation Spiderwave, and also included ISIS and LET, these organizations dropping weapons in the border areas. Then I've switched to social media and its impact, like how these organizations are recruiting youth and radicalizing them. Then also virtual training and GPS, like the usage of modern technologies like GPS and satellite phones. Like in Pahalgam attack, they have used this China-based satellite phone. Then the measures taken by government, like we have developed Bhargavastra, that is anti-drone missile system, and cybersecurity trainings and indigenously developed platforms. And then I ended up with a quote and like the way forward, building awareness, rigid surveillance in the border areas, and then I have given a code and vision for our ठीक है. vision for 2040. How did you conclude it? Sir, actually, I have given some way forward, like how we can create awareness among youth and digital literacy, then rigid surveillance in the border area, and then I have given a quote: "A ballot is more powerful than a bullet." That's how I like linked how democracy can suspend terrorism in wider manner. Okay. ठीक है. I'll just मतलब mostly dimensions have been covered. I'll just give you some food for thought. So number one, terrorism पे the number one thing that you always have to keep in mind that UN has thus far not accepted a common definition of terrorism till date. मतलब कोई global definition ही नहीं है terrorism की. Someone's terrorist is someone else's patriot. ठीक है. तो जब भी टेररिज्म का जैसे चेंजिंग फेस ऑफ टेररिज्म 21st सेंचुरी है, तो जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू elaborate on the trends as they have been developing. पहले कैसा था और आज कैसा है, इस पे बात करना है. So when you are approaching something which is related to something developing over time, तो better तरीका क्या होता है ना कि you highlight the major areas in that. मतलब जो major themes हैं उनको you try to cover in 3-4 paragraphs, and जो last में छोटे छोटे micro points बचेंगे उनको make a separate paragraph. तो नंबर वन, टेररिज्म यू कैन जो इसका इवॉल्विंग फेस है, दैट इज टेररिज्म विजा वी द स्टेट. टेररिज्म और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन हो गए, तो उसमें नाउ यू कैन राइट द पॉइंट्स: स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर, और वो जो रिबेल ग्रुप्स हैं दे ट्राई टू कैप्चर अ टेरिटरी एंड देन वहां पे खुद अपना गवर्नमेंट चलाते हैं. दिस यू कैन कैप्चर नंबर वन. नंबर टू, हाउ इज टेररिज्म इवॉल्विंग विजा वी फाइनेंसिंग. ठीक है. अब ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ये सारी जो चीजें हैं ना, दिस ऑल इज फॉर टेरर फाइनेंस. सो यू कैन इलैबोरेट की टेरर एंड दीज फाइनेंशियल क्राइम्स. फाइनेंस इज यूज्ड टू, मतलब मनी इज यूज्ड टू फाइनेंस टेररिज्म, एंड टेररिज्म इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट फाइनेंस. इस पे बात कर सकते हो दोनों के इंटरलिंकिंग पे, तो उसमें सारी बातें कर लोगे. एंड नंबर थ्री, टेररिज्म एंड इंटरनेट. तो ऑब्वियसली जैसे इंटरनेट बूम 21st सेंचुरी में आया है मेनली. So how has terrorism leveraged that to its own advantage and to grow its tentacles? तो उसमें लिख सकते हो कि radicalization का तरीका मिला है. And as we all know कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, as time is going on, लोग people are more active over social media rather than in the physical social sphere. So this gives terrorism जो someone who wants to radicalize, someone who wants to propagate his radical views, उसको ज्यादा लीवे, he gets more leeway over the internet, and that is how these techies they get radicalized, and how lone wolf attacks take place, how sleeper cells operate. इन सब पे बात कर लो. And last में जो you are left with the this whole angle of technology and terrorism, तो उस पे बात कर सकते हो. जैसे ये ड्रोन्स वगैरह का कि वो भी उस पे काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट, एवरीथिंग यू कैन मेंशन. सो इफ यू कैन हाईलाइट सम ब्रॉड ट्रेंड्स एंड गिव सम माइक्रो पॉइंट्स विद इन दैट, तो वो बेटर होता है. एंड you can use this point somewhere maybe in the conclusion ki a global response will terrorism start when we evolve a common global definition of terrorism,
एंड बिकॉज ये सारे जो एफर्ट्स हैं these all strike at the branches and not the roots of terror. Terrorism is still thriving. ऐसा तो कुछ है नहीं कि बंद हो गया. Recently we just had पहलगाम. एंड इसीलिए what you need is you need global cooperation starting with the global definition and उसके आगे फिर conclude कर सकते हो. Just mention what is being done and क्या क्या किया जा सकता है. ठीक है. So I hope सबको clear हो गया होगा. नेक्स्ट बताना प्रसून. Next ऐसे topic was social media and society, tool for change or social or source of division. Basically अभी ये टॉपिक काफी चर्चा में है, ये सारे टॉपिक्स. तो इस कोई पे बताना चाहता है इस पे खुद से? समवन रेज अ हैंड. सूरज तुम बताओगे क्या? बताना इफ यू आर नॉट इन लाइब्रेरी. ओके फाइन. अरुणिमा तुम बताना सेकंड टॉपिक, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी. Am I audible? Yes, you are audible. So first, I have started with a quote. Every technology brings both positive and negative aspect with it. Then I have given data of Niti Aayog that India has second highest phone users and third highest internet users. And then I have started the body paragraph with awareness spreading through social media, like health awareness as well as mental health awareness. Give an example of American teenagers. 40% of American teenagers feel depressed. Then cultural awareness, have to keep the culture active and making it global. Like for example, K-pop of South Korea and India and Diwali, they all are celebrated throughout the world. And then political awareness, like building political awareness through social media campaigns. For example, I've given an example of local body election for mayor. Not exact. I don't know where I used this. Okay. Social media help also employment in employment generation. So current trending, work from home, content creation, and this is also bridging the gap between the unavailable social infrastructure. And for example, gig workers helping the fast-paced society. Then social media help in mass protest or movements to create awareness. For example, Archikor murder case, and to bring all people across society together. So, um, ठीक then है. the next aspect of social media, that is the provocation of extremism. Then, for example, Manipur violence. Then the illicit contents and provocative videos imposing challenge in moral and ethics of the society. For example, 39% of women face cyberbullying across platforms. Then the steps by government, like celebrity campaigns, fact checking via PIB, and banning illicit and provocative social media influencers. Uh, then way forward, like to create more awareness and indigenous social media platform to check and tackle the challenges. That's how I concluded. Okay. ओके, मोरलेस आपका अच्छा है. तो आपने सोशल मीडिया का बेसिकली इंट्रो से चालू किया, जिसके बारे में आपने पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात किया. देन यू टॉक्ड अबाउट डेटा. देन बॉडी में यू एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज अ टूल फॉर चेंज. दैट वाज गुड. देन यू टॉक्ड अबाउट सोर्स ऑफ डिवीजन. ठीक है, दैट वाज आल्सो गुड. आपने वे फॉरवर्ड में क्या लिखा था? So way forward, बहुत ही छोटी सी थी, like managing the content, making like more awareness creation, and indigenous social media platform to keep an eye on
the like content creators or the contents available on the platform. Okay. हाँ, वे फॉरवर्ड बहुत छोटी सी हो गई. वे फॉरवर्ड को आप थोड़ा सोशल इसमें भी कर सकते थे, बेसिकली पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बात कर सकते थे, और आप ये भी बोल सकते थे कि जैसे कि पॉजिटिव कंटेंट भी काफी आता है ना सोशल मीडिया पे, लाइक स्पिरिचुअल और ये सब. सो एंड गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग अप, बेसिकली योगा वगैरह भी प्रमोट कर रही है. सो दिस टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी encouraged and promoted by society as a whole. तो ऐसे करके बेसिकली आप कर सकते थे, बट ओवरऑल गुड. सर देखो इसमें सिंपल सा है, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी टूल फॉर चेंज और सोर्स ऑफ डिवीजन. तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ही है. सो पहले आप इंट्रो दोगे, सेकेंड जो भी ऐसे लिखोगे उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लो. You have to elaborate on how social media is used as tool for change, and उसका जो बाकी हाफ हो जाएगा, how is social media being used as source of division. तो टूल फॉर चेंज में यार सबको पता है कि ठीक है, मास मोबिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो. यू कैन इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. ऑब्वियसली जो स्पेशल डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेरियस अदर पर्पसेज एज वेल, जैसे एजुकेशन के लिए समवन कैन यूज इट फॉर टेलीमेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन, जो भी चीज अच्छा लिख देना टूल फॉर चेंज. ठीक है, सब जरूरी बात क्या है कि सब में कुछ अच्छा एग्जांपल देना. एंड इसमें तुम ये भी लिख सकते हो, एक अच्छी चीज लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इट मेक्स अ पॉइंट नाउ. पहले ऐसा नहीं होता था. नाउ गवर्नमेंट मेक्स अ पॉइंट कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं दे आर बीइंग स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज जो मोबाइल डिवाइसेस दे हैव बिकम चीप, and even people with lower levels of income, because Indian threshold जो per capita GDP के just crossed $2,500. And what economists generally say is कि when your income crosses the threshold GDP per capita, उसके बाद आपके consumption में एक boom आता है, right? So this mobile penetration, internet usage is just going to increase. So government is also leveraging it as a tool for change. ऐसा नहीं है कि these are just individuals doing their bit over the social media and all, but government itself is promoting it. And obviously जो फिर उन्होंने बताया था कि इन्फ्लुएंसिंग का लिख सकते हो, how it is being used to create jobs, ऐसे वो सब एडवर्टाइजमेंट का लिख देना. सोर्स ऑफ डिवीजन में नाउ यू हैव टू हाईलाइट द नेगेटिव पार्ट. तो उसमें लिखना कि रेडिकलाइजेशन के लिए यूज होता है. सोशल मीडिया ऑल्सो ऑफर्स यू एनोनिमिटी, कि ठीक है जरूरी नहीं कि तुम अपने खुद ही से बनाओ, कोई भी अकाउंट बना के उसमें कुछ भी कर सकता है. सो निगेटिव उसके लिए यूज कर सकते हो. एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होता तो यंग एज से ही देखो सोर्स ऑफ डिवीजन लिखना. सो जस्ट डू नॉट हाईलाइट एनी अदर इल इम्पैक्ट. ठीक है, मेनली मेक इट रेलेवेंट टू दैट पार्ट कि कैसे रेडिकलाइज करके यू क्रिएट डिविजन्स विद इन द सोसाइटी. तो कोई ऐसा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे कोई किसी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा फर्दर करना है विच इज बेस्ड अपॉन दिस कास्ट एंड क्लास लाइंस, वो उसको भी सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट करेगा. सो जो भी डिवीजन वाला है, व्हाट इट हैज डन इज इट हैज इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस. तो जो स्पेशियल वाला डिस्टेंस था वो कम हो गया, टेम्पोरल डिस्टेंस भी कम हो गया. सो कम टाइम में आप ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो. एक्सट्रीम आइडियाज गो मोर वायरल, जो फेक न्यूज होती है वो ज्यादा वायरल होती है. तो उन सबको लिखना एंड यूज सम रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स, जैसे जो मुजफ्फरनगर वगैरह में राइट्स हुए थे उसमें कैसे यूज किया गया था. एंड ये सारी चीजें इवन इन ये जो म्यांमार में दिस एंटी रोहिंग्या वगैरह पूरा, तो उसमें भी काफी ज्यादा यूज हुआ इन सब का. तो वो सब लिखना. कंक्लूजन में इट इज नेसेसरी कि यू टेक अ न्यूट्रल ग्राउंड. न्यूट्रल ग्राउंड ये लिख सकते हो कि सोशल मीडिया इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट इज जस्ट अ टूल. तुम इसको यूज कैसे करते हो, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर एंड सोसाइटी एट लार्ज. तो यूजर को खुद को ही नीड्स टू बी सेल्फ अवेयर कि वो ही डज नॉट फॉल विक्टिम टू द प्रोपेगेंडा ऑफ दीज वेस्टेड इंटरेस्ट. एंड नंबर 2, जो जैसे प्रश्न बता था कि पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह पे, तो थोड़ा तो मॉडरेशन होना चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस इट विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ मॉडरेशन, सम काइंड ऑफ फैक्ट चेकिंग, दिस एंड दैट. तो इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, तो यही इस ऐसे में ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, जगह नहीं बचेगी फिर. ठीक है, इट्स अ गुड ऐसे लिख सकते हो. तो ठीक है, इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया. समवन वांट्स टू एलैबोरेट ऑन इट? कोई बताएगा भाई? सूरज, तुम तो लाइब्रेरी में थे. जितेंद्र, विल यू एलैबोरेट ऑन थर्ड टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड? हाँ बताना यार, बढ़िया.
मैं सर देख रहा हूँ कौन सा होगा। Sir, I started with India has the largest youth population that lies between in the labor class, that is labor age group, that is 15 to 64. And then the demographic dividend of India has been seen as the most powerful tool for the nation to fulfill its economic growth. But फिर बाद में बोला है कि the recent decade has shown that despite having a large youthful population, India could not achieve the desired economic growth. Then most of the experts point to the non-skilled youth of the nation for the large-scale unemployment. Then the reasons are like academic institution. They are running on decade-old syllabus that produces unskilled and inexperienced youth that is not according to the industrial standard or global market requirement. Then I've talked about key. There are many schemes like Skill India have been in place for last 1 decade, but they have not been fruitful due to bureaucratic interference and lack of interest in the ground implementers. Then I've talked about new education policy that was introduced by the government, which allows individuals to choose between 2 different streams like science, mathematics, and also in performing arts and humanities. ये सर लास्ट वाला ऐसा था जो मैंने सर कंप्लीट नहीं किया था, बाकी सर मैंने कंप्लीट किया। ये यहाँ तक सर मैंने किया था सर। अच्छा लिख रहे थे यार, 240 वर्ड्स मैंने लिखे थे सर। ठीक है, अच्छा है सर। प्रसून बताना यार तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो बेसिकली अगर मैं लिखता तो मैं इंट्रोडक्शन में पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लेन करता, ठीक है। इंट्रोडक्शन में डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्लियर कर देता ताकि उसमें कोई डाउट ना हो। उसके बाद कोई डेटा होता मेरे पास तो मैं वो डेटा पॉइंट करता, जैसे कि आपने किया। लार्जेस्ट लिखने के बजाय कुछ होता तो मैं वो पॉइंट करता इतने % लोग आर इन द वर्किंग एज ग्रुप। उसके बाद आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट सम अपॉर्चुनिटीज दैट दिस प्रोवाइड्स अस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जैसे कि लेट्स से इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, जो भी। देन अगेन आई वुड हैव कम टू लिमिटेशंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि कैसे की अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन इट। तो उसके बारे में मैं कुछ डेटा देता कि इतने % ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज दे लैक बेसिक स्किल्स, और थोड़ा और इस पिक्चर को प्रोवाइड करता एग्जांपल्स देके, ठीक है। देन ऑब्वियसली रीजंस पे आता मैं। रीजंस को आपने सही लिखा है, जैसे कि अनस्किल्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, आउटडेटेड करिकुलम, ये सब। देन आई वुड हैव कम टू वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में बेसिकली क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को और क्या कर रही है। तो जैसे कि स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया के बारे में बात करता, बेटर ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करता कि कैसे वो होगा। देन सोशल, बेसिकली अवेयरनेस एंड सोशल मूवमेंट। देन कंक्लूजन में बेसिकली वही लिखता कि इंडिया टू बी डेवलप्ड नेशन at 2047 we need our demographic dividend to perform well, ठीक है। and it should not be a demographic disaster। तो ऐसे करके मैं इसको कंक्लूड कर लेता। काफी कुछ आप अच्छा लिख रहे थे, थोड़ा इधर उधर बस, and it would have been very good सर। हाँ ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। आई जस्ट प्रोवाइड एन ओवरव्यू। देखो इंडिया में दिक्कत क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया ने ग्रोथ अचीव नहीं किया, अच्छा रेट है ग्रोथ का। आई मीन एंड दैट हैज बीन सिंस एजेस, बहुत अच्छे टाइम, बहुत लंबे टाइम से काफी अच्छा ग्रोथ रेट है। प्रॉब्लम इज विद नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 क्वालिटी। इंडिया में जॉब्स का लैक नहीं, क्वालिटी जॉब्स लैकिंग है। मतलब इफ समवन वांट्स टू वर्क तो ही विल गेट सम जॉब समवेयर। तो गिग इकोनॉमी भी इतनी बढ़ रही है,
what happens is skills and jobs में mismatch है. Even graduates are ready to work at group C levels in government organizations. और वो स्टार्टिंग सैलरी आईटी सेक्टर में अभी भी इट इज सेम एज 28-30,000 पर मंथ, जो आज से 10 साल पहले भी थी. तो पॉइंट ये है. एंड इसका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये? इट इज लॉस्ट बिकॉज इंडिया ने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया. आई मीन आज से अगर तुम 15 साल पहले देखते, नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इट एंड वो एडवांसेस हो रहे हैं. बट पहले क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर with the lowest productivity, least population was involved in services with the highest productivity. आज भी more or less वही है. तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है. एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि जो मास जॉब्स क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं. तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जनरेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, द इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल्स, वो कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो पॉपुलेशन ले ही नहीं पाया अपने अंदर, बिकॉज हमने इंडस्ट्रियल बेसिक वैसे एस्टेब्लिश नहीं किया था. ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं कि क्वालिटी जॉब्स ना होने की वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड को इंडिया रीप नहीं कर पाया है. एंड फॉर दैट यू नीडेड लॉन्ग टर्म चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना था, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट vis-a-vis द एजुकेशन प्रोवाइडेड एट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनमें ज्यादा you needed to collaborate between these two things and ज्यादा फ्रीडम देना था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपना करिकुलम अडाप्ट कर पाए, चेंज कर पाए. बट ऑल ऑफ दिस डिड नॉट टेक प्लेस. ठीक है. तो इसी की वजह से है रस्ट अपॉर्चुनिटी. बट व्हाट इज बीइंग डन नाउ इज कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नाउ इट इज स्टेपिंग अप इट्स गेम बिकॉज ऑफ चाइना +1. अब अगर तुम लॉजिकली देखोगे, जो लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ज्यादा अच्छा नहीं था पहले. आई मीन देयर वाज अ टाइम व्हेन चाइना वाज डेवलपिंग, तो जो लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग था चाइना को छोड़ के इट वाज मूविंग इनटू मोबाइल फोन्स, आईफोन्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग. It was giving up on producing clothes, shoes and apparels. ये सब छोड़ रहा था चाइना. इंडिया could have taken that up, but वो हुआ नहीं. गारमेंट्स में बांग्लादेश कैप्चर्ड द मार्केट. ठीक है. फुटवेयर में वियतनाम वेंट इनटू द सीन. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एवरीवन नोस कि यार अभी भी रेयर अर्थ वगैरह से कितना दिक्कत है. चाइना ही नंबर 1 है, ताइवान है, ये सब चीजें. तो इंडिया ने कभी वो वैक्यूम फिल नहीं किया. बट नाउ इट इज स्टेपिंग अप. ठीक है, अच्छी बात है. तो इसमें तुम लिख सकते हो यार कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को इंडिया कैसे रीप कर रहा है. You can also mention about ये जो सारी चीजें इंटर्नशिप स्कीम वगैरह चल रही, बट ऑब्वियसली उसका भी ऑफ टेक इतना अच्छा नहीं हुआ अभी तक. ठीक है. तो ये सारी चीजें लिखनी थी इसमें. दैट्स इट. आगे बताना है. Next is water crisis in India. Case of mismanagement, not scarcity. इसमें कौन बताएगा भाई? यस चंद्र प्रकाश, बताना. यस सर. सबसे पहले तो सर मैंने कोट से स्टार्ट किया था, वाटर इज लाइफ. तो सर उसके बाद में इसका इम्पोर्टेंस बताया था डेली लाइफ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में. करंटली only 3% of Earth's water is fresh, like holded by glaciers, rivers, groundwater, lakes, etc. फिर से large scale urbanization, industrialization, unsustainable agricultural practices, household pollution, solid and liquid waste have polluted our water bodies. फिर से water crisis have led to water scarcity, like lack of clean water, leading to various diseases such as diarrhea, teeth cavities, other diseases. And water scarcity is prominent in cities where lack of proper solid waste management occurs, like the dumping of waste in water bodies. मैंने एग्जांपल दिया था कि हुगली रिवर इन कोलकाता, यमुना रिवर इन उत्तर प्रदेश are highly polluted and necessitate immediate action. उसके बाद में सर lack of proper irrigation facilities in agriculture. Like in various states such as Rajasthan, Punjab, groundwater level have reached to low levels due to overexploitation. तो बाद में सर solution पे बताया था कि there has to be holistic approach to tackle water scarcity in India. Initiatives like Namami Gange, Swachh Bharat scheme for sustainable water management and cleanliness of river Ganga. Sir, greater awareness among citizens for sustainable use of water, proper waste management, rainwater harvesting, public-private partnership models are futuristic approaches. फिर सर
टू इंडिया टू बिकम, मतलब कंक्लूजन में लिखा था ये, इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, वाटर सिक्योरिटी इज परमानेंट टू अचीव दिस। उसके बाद में सर, ऑल द स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन सस्टेनेबल पॉलिसीज विल कंजर्व द वाटर। ओके, बेसिकली ये जो टॉपिक था, वाटर क्राइसिस इन इंडिया, केस ऑफ मिसमैनेजमेंट नॉट स्कार्सिटी। तो इंट्रो आपका सही था, वाटर इज लाइफ पे आपने लिखा था, फिर आपने इम्पोर्टेंस बताया कैसे इकोनॉमिक और ये है। डेटा इज ऑल्सो गुड। ऑल्सो आपको एक डेटा अभी न्यूज़ में चल रहा है कि वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी अब बहुत कम हो गई है इंडिया में, जहाँ जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो रही है। आपको वो रिपोर्ट या उसका डेटा आपको कोट करना चाहिए था, वो काफ़ी फेमस एक अभी फाइंडिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद अपने स्कार्सिटी के बारे में बात की, देन यू टॉक्ड अबाउट वाटर मिसमैनेजमेंट विच वाज गुड, एंड देन आपने सॉल्यूशंस के बारे में बात किया। आई थिंक रिटर्न इज गुड। थोड़ा सा वो डेटा आपको ऐड करना चाहिए था जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपने मिसमैनेजमेंट और स्कार्सिटी के बारे में अच्छे से बात किया। थोड़ा आपको ये जो लाइन है ना, उसको अच्छे से सब्सटैंशिएट करना चाहिए था। आपने दोनों एंगल्स कवर किए हैं, बट ये लाइन सब्सटैंशिएट इतने अच्छे से हुई नहीं है। थोड़ा सा आपको वैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए था। अदरवाइज व्हाट यू हैव रिटन इज अ डिसेंट एसे। सर ठीक है, देखो, अगर इस ऐसे में समवन कैन गिव सम डेटा कि इंडिया में एनुअल रेनफॉल कितना है ऑन एन एवरेज, ठीक है, वो बहुत अच्छा बैठता है, ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद इंडिया इज, जो एग्जैक्ट टॉपिक ही यही है कि वाटर क्राइसिस जो भी इंडिया में है, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। पानी की कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि मैनेज नहीं हो पाता है। अगर तुम एनुअल रेनफॉल देखोगे, इट इज क्वाइट हेल्दी, आई थिंक, पता नहीं कितना 110 mm कुछ इस टाइप से होगा यार, पता नहीं जितना भी है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है कि नाउ यू हैव टू शो कि स्कैर्सिटी क्यों नहीं है, तो तुमने उसमें दिखा दिया भाई कि कितना एरिया ऐसा है विच इज रेन फेड, कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल होती है, कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे रिवर्स से यू कैन इरिगेट, कहाँ पे कैनाल है। थोड़ा सा आई नो कई लोगों ने काम नहीं किया होगा, बट यू नीड टू हाईलाइट कि स्कैर्सिटी क्यों नहीं है। यू नीड टू शो कि इवन इन द वाटर डेफिशिएंट एरियाज, वहां पे भी फ्लड्स आ जाती हैं सीजनल। यू कैन कोट एग्जांपल ऑफ जयपुर एंड जो उस साइड में ऐसे होता है, ठीक है। अब नाउ यू कम टू मिसमैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट क्यों है, तो अब तुम मैक्रो पर्सपेक्टिव में दिखाओ कि मिसमैनेज क्यों हो रहा है। तो नाउ यू कैन मैं दुधेश्वर का पढ़ रहा था, तो उसने ग्रीन रेवोल्यूशन का लिखा हुआ है, तो दैट इज गुड। तुम दिखा सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बिकॉज यू नीडेड फूड सिक्योरिटी, उस टाइम में पॉपुलेशन भी कम थी, तो इस टाइप से किया कि ठीक है, यू नीड टू ग्रो क्रॉप्स विच नीड इरिगेशन। तो ऑब्वियसली व्हीट एंड राइस पर फोकस था, बट नाउ दैट बिकेम द नॉर्म। सब कोई व्हीट एंड राइस ही उगा रहा था, नो वन वाज गोइंग फॉर द हार्डी क्रॉप्स व्हिच कैन ग्रो विदाउट वाटर। तो एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम किया, एंड इवन इन एरियाज जहां पे विच आर फ्लश विद वाटर, फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन दैट इज मोर देन 100%, ठीक है। ये चीज दिखाना जरूरी है कि जितना तुम्हारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, उससे ज्यादा तो तुम निकाल के तुम इरिगेशन में लगा दे रहे हो, एंड ऑब्वियसली फॉर अदर पर्पसेस। अब तुम एग्जांपल दे सकते हो दिस एरिया मराठवाड़ा महाराष्ट्र वगैरह का। अब वहां पे व्हाट द सीन इज, पानी की कमी है, इट्स अ ड्राई रीजन, बट फार्मर्स ग्रो शुगर केन। तो नंबर वन, जहां पे तुम्हारे पास पानी ज्यादा है वहां पे तुम एक्सप्लॉइट ज्यादा कर लेते हो, और जहां पे पानी नहीं है वहां पे भी तुम वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाते हो, एंड उसकी वजह से और ज्यादा एक्सैसरबेट होती है ये कंडीशन जो मिसमैनेजमेंट की है। तो ऑब्वियसली पॉलिसी इंसेंटिव्स नहीं है, वो उतना अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई ऐसी क्रॉप्स उगाता है विच आर क्लाइमेट रेजिलिएंट, विच यूज लेसर वाटर, तो उसके लिए मार्केट नहीं है, तो कहाँ बेचोगे। एंड देन यू कैन गो ऑन टू इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस कि भाई इंडस्ट्रियल का जो हमने सेटअप किया हुआ ऐसा किया हुआ है कि बहुत इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। जितने भी बेवरेज वाला इंडस्ट्री है तुम देखोगे वो क्लस्टर्स में होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर वाटर है तो इट नीड्स टू डिलीवर ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। कई जगह ऐसा है कि वाटर तो है बट क्वालिटी सही नहीं है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग द वेस्ट।
उसको तुम सीधे एफ्लुएंट डिस्चार्ज तुम रिवर्स में रिलीज कर रहे हो। इस एस्पेक्ट पे भी लिखो। वाटर केवल अवेलेबिलिटी के टर्म्स में नहीं, यूजेबल होना चाहिए वाटर। तो जब ये सारी चीजें लिख लोगे, दिखा देना कि किस तरह से मिसमैनेज हो रहा है। बेंगलुरु वगैरह का एग्जांपल दे देना कि बिकॉज वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, दिल्ली का दे सकते हो। एंड कंक्लूजन में व्हाट यू कैन शो इज कि ठीक है, अवेयरनेस है, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, वो जो जल जीवन मिशन ये सब लिख देना, और सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह पे थोड़ा सा लिखना, एंड देन दैट इज इट, हो जाएगा फिर ना। तो मतलब मैनेज करने का जरूरत है ज्योग्राफिकली अक्रॉस टाइम, इस तरह से ये लिखना है इसमें। ठीक है, तो सबको थॉट्स मिल गए होंगे कि हाउ टू अप्रोच इट। नेक्स्ट बताना यार प्रश्न। यस सर, बेसिकली इसमें आप वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी लिख सकते थे कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह की जो है और कैसे लोग कर रहे हैं। कोई केस स्टडी देके, मराठवाड़ा की केस स्टडी है, ऐसे करके आप इसमें ये हाँ, जैसे ये अच्छा बता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, मतलब तुम्हें ये भी दिखाना है कि इवन गुड प्रैक्टिसेस आर बीइंग गिवन अप। कई रीजन्स ऐसे थे जहां पे ये यू नो अंडरग्राउंड वाटर के लिए स्ट्रक्चर्स बनाते थे लोग घरों के नीचे, इन राजस्थान, इवन ये जो दिल्ली में बावली वगैरह होती है, सब वाटर स्टोर किए जाते थे। बट जैसे जैसे यू नो वी आर डेवलपिंग, वी आर गिविंग अप ऑन आवर ट्रेडिशंस। अब वो है ही नहीं किसी के दिमाग में कि दिस आल्सो नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी। तो उसको भी दिखा सकते, दैट इज आल्सो मिसमैनेजमेंट, कि तुम अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ के यू नो यू आर गोइंग फॉर समथिंग एल्स। तो वो वाला एंगल दिखा देना है ना। ठीक है। फिफ्थ ऐसे, लॉज विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आर मियरली गुड इंटेंशंस। ये बताओ भाई, कौन बताएगा इस पे? प्रश्न बताना यार, बिकॉज आई थिंक जो लाइब्रेरी में हम सबसे पूछ चुके, कोई बताना चाहता है? अनुमान तुम बताओ से उसको। पूछ लीजिए, मैं उनका कर दूंगा ना सीधे यहाँ पे। हाँ ठीक है। Sir, I अनुमा haven't बताना, attended this. जस्ट I टेल haven't व्हाट यू attended. थिंक ऑफ द टॉपिक। अगर इफ यू आर फोर्स्ड टू राइट इट तो कैसे लिखोगे? Sir, without effective. Someone else wants to take a, हाँ बताओ बताओ। यस तो फर्स्ट तो मोरालिटी एंड एथिक्स का एक पॉइंट आएगा कि हाउ पॉलिटिशियन मिसमैनेज द लॉज व्हिच आर ऑलरेडी existing. Then the ground implementation of administration, or like the ground पे जो administrative workers होते हैं और जो gazetted officers भी होते हैं, how they are failing to implement the laws and how this is creating chaos in the society, like law and order maintenance by police. Thus, the crime rate is increasing. I will quote some NCRB data. Then, again, since there is good intention is also mentioned, so strict laws only won't help the society to evolve. So I will also mention some example of how law and morality should go hand in hand. Then if I have to structure it in social circle, like how laws, effective implementation laws will improve, effective implementation with good intention will improve social structure, like women empowerment, then the rural development, how it's not getting the structure, but like I will also add some historical background as well, like the license Raj in Bihar, how it affected economy and how it ended. So I will add some historical aspect as well. Okay. So I will tell my structure. ठीक है. So firstly, I will explore what are laws. ठीक है, and why are they made. Basically objectives for efficient governance, efficient ruling जो भी है. ठीक है. Now I would cover why are they not implemented well in some cases. ठीक है, नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल. और मैं इसका कोई केस स्टडी लिखूंगा कि अगर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रहा है तो इससे क्या
इम्प्लीकेशन पड़ रहे हैं उसके। तो एक केस स्टडी है बेसिकली बिहार की, कि वहां पे लिकर बैन है, बट ड्यू टू नॉट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बेसिकली माफियाज वगैरह बन जाते हैं ऐसे सारे एरियाज में। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। Then I will talk about how can they be implemented. How can they be implemented? This is a very wide topic. तो इसमें public awareness, civil society organizations, then effective governance, digital governance, accountability, transparency, इसके बारे में बात करूंगा। Then a way forward and conclusion. ये basically मैं ऐसे इसको टॉपिक को सिंपली मैं तोड़ता और लिखता इसके बारे में। सर ठीक है, देखो ये टॉपिक मैंने ही बनाया था, बट इसमें देखो, इसमें इफ यू कैन एक्सप्लेन अ कॉमन सेंसिकल टर्म्स इन अ न्यूआंस्ड मैनर, मतलब इसमें क्या है कीवर्ड लॉ। अगर कोई बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है कि बिकॉज जो कॉमन सेंसिकल टर्म्स होते हैं ना, वी फाइंड इट डिफिकल्ट ऑफन टू एक्सप्लेन देम। तो इफ यू कैन गिव अ क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ क्या होता है, देन दैट वुड, जैसे प्रसून ने किया, बहुत अच्छा है कि यार इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया फॉर इंट्रोडक्शन। तो लॉस क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है यार, वो इंटेंशंस हैं जिसके बिहाइंड तुम रूल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करते हो विद द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब क्या जरूरी है यहाँ पे, लॉ में मेन एनफोर्समेंट की मैकेनिज्म क्या होती है, इट इज वायलेंस ऑफ द स्टेट। कि अगर तुम लॉ नहीं अबाइड करोगे देन वी कैन डू दिस, वी कैन फोर्स यू टू अबाइड बाय द लॉ, नहीं करोगे देन वी कैन डू दिस। मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे एक पावर का एलिमेंट होता है। तो अगर तुम ये पूरा पिक्चर एक्सप्लेन कर पा रहे हो देन इट इज वेरी गुड। ठीक है, अब जब इस टॉपिक से डील कर रहे हो तो अब देखो लॉ बनाने का रीजन क्या है कि वी हैव सम गुड इंटेंशन, वी हैव सम गोल ऑफ द सोसाइटी कि वी वांट टू हेड इन दिस डायरेक्शन, वी वांट टू अचीव दिस। उसको इफेक्ट करने के लिए यू मेक लॉज। अब जब लॉ बना दिया है तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास लॉज नहीं है, प्रॉब्लम इज ऑलवेज कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो पॉइंट क्या है यही कि यू मेड अ लॉ बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, तो यू जस्ट गेव गुड इंटेंशंस, देयर इज नो एक्शन ऑन इट। अब ऐसे केसेस इंडिया में तुम्हें बहुत जगह दिखेंगे। नंबर 1, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करो, ठीक है, इतने लॉज बनाए हुए हैं, बट डू यू थिंक विमेन आर सेफ इन इंडिया? ऑब्वियसली एवरीवन नोस द आंसर। तो नंबर 1 केस तुम्हें ये मिल जाएगा। नंबर 2, एक थ्योरी होती है ब्रोकन विंडो थ्योरी, उसको तुम कोट कर सकते हो। ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या है, व्हाट इट सेज इज कि जैसे मान लो कहीं पे देयर सम सोसाइटी और वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, इट ट्रीट्स इवन माइनर ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ वेरी सीरियसली। जैसे किसी का कांच तोड़ना, इफ इट डील्स विद इट वेरी सीरियसली, तो जो मेजर क्राइम्स हैं दे विल बी अवॉइडेड। कोई बड़ा क्राइम नहीं होगा इफ यू आर क्वाइट स्ट्रिक्ट ऑन दीज स्मॉलर क्राइम्स। बट इंडिया में तो एवरीवन ब्रेक्स लॉस एवरी नाउ एंड देन, रेड लाइट पे वायलेशन, देन वो उस पे करप्शन, देन इवन पीपल डू नॉट गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून है बट वो भी नहीं सुनते। देन कॉर्पोरेट डज नॉट लिसन टू द पब्लिक। तो इतनी सारी चीजें जो माइनर ट्रांसग्रेशंस है ना, what happens is this creates a culture of non-abidance, and उसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती रहती हैं। अब तुम अगर देखोगे तो those people who have committed financial crimes, that too running in lakhs of crores and thousands of crores, they are very well to do, सब यूके जाके सेटल हो रखे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉस का। एंड व्हाट हैपेंड टू दोज हु परपिट्रेटेड इट, गॉड नोज। तो तुम्हें यही करना है कि कुछ कुछ केसेस लेने हैं अक्रॉस इंडिया। यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उस पर भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। जहां जहां तुम्हें लॉस दिखते हैं, टेक सम एग्जाम्पल्स, उसको 3 और 4 मेजर केसेस को लो एंड देन शोकेस योर पॉइंट। तुम्हारा पॉइंट यही है कि लॉ बनाने से काम नहीं होता है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन से काम होता है। बनाने का सीधा सा है कि ठीक है, द पार्लियामेंट वाज अवेयर कि देयर इज अ नीड फॉर इट, इट क्रिएटेड अ लॉ। अब वो लॉ बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लॉ is powerless without implementation। बस यही लिखना है इस पे, ठीक है। तो इसमें ट्राई टू हैव अ होलिस्टिक व्यू, सारे ब्रांचेस को कवर कर लो गवर्नमेंट का, एंड देन गो ऑन टू शो कि कैसे जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन, इन सबको भी इंक्लूड कर यू कैन मेक फॉर अ गुड ऐसे। क्लियर हो गया ना सबको? थोड़ा सा डाइसी है ये, है ना? मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो भी इस मीटिंग में है सबको, कि आप देखिए कि जितना आप सिंपल रखेंगे ना उतना बेटर होगा आपका ऐसे, ठीक है। जैसे कि मैंने और सर ने दोनों ने पहला जो काम किया दैट वाज व्हाट आर लॉज एंड व्हाई आर दे मेड। हमारा एग्जैक्टली 2 या 3 2 पैरा हम लोग का एकदम क्वालिटी
हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली वो जो एकदम सिंपल टर्म है उसको हम लोग नुआंस करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और इससे एक पिक्चर भी खुलेगी फॉर एग्जामिनर ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो वाइल राइटिंग। तो आप लोग भी ऐसा करिए, जैसे कि आपने मोरालिटी एंड एथिक्स के बारे में सीधे बात कर दी, तो आई वुड से कि जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली टॉपिक में कहीं मोरालिटी एंड एथिक्स दिया ही नहीं है ऐसा, तो यू डू नॉट नीड टू गो इनटू मोरालिटी एंड एथिक्स। ठीक है, सर किसी ने हैंड बता रेज रहे किया कि क्या? अपने नंबर वन पॉलिटिशियन रखे थे। आई डोंट थिंक कि किसी ने किया है, नहीं यार। तो अब जैसे अरुणिमा ने ये चीज अच्छी की थी पॉलिटिशियंस, बट तुम्हें थोड़ा टू मेक इट मोर कॉन्ट्रास्ट, तो तुम ये लिख सकते हो कि जो लॉ मेकर्स हैं वही लॉ ब्रेकर्स हो जाते हैं, दे आर द वंस इन पावर एंड वो खुद ही अवॉइड नहीं करते हैं, वीआईपी कल्चर प्रमोट करते रहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस कैन बी इंक्लूडेड। और जैसे ये बता रहे हैं, देखो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट थिंक ऑन दैट लेवल कि भाई ये तो सिंपल सा कॉमन टर्म है, लॉ हमें क्यों एक्सप्लेन करना है। बट इफ यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग कि यू कैन डू समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग, तो यू विल बी अहेड इन द एग्जाम। ठीक है, तो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्लेनिंग कॉमन टर्म्स, अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इवन जैसे सारे टॉपिक्स में तुम कर सकते हो। जो पहला टॉपिक था दैट वाज चेंजिंग फेस ऑफ टेररिज्म, यू कैन गिव अ गुड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, सेकंड टॉपिक था सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, सो दैट इज गुड। थर्ड टॉपिक में प्रसून ने खुद बोला कि भाई वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सप्लेन करके स्टार्ट करता, सो दैट वुड आल्सो हैव बीन नाइस। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में ये काम कर सकते हो, जो कॉमन सेंसिकल टर्म्स हैं एक्सप्लेन देम इलेबोरेटली। ठीक है, तो दैट वर्क्स वेल। ठीक है प्रसून, नेक्स्ट बताना। रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन इज थ्रेटनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब आजकल ये बहुत न्यूज में है, सो डज एनीवन वांट्स टू कवर दिस? यस सर, मैं बताता हूँ। ओके, हाँ बताओ यार जितिन। यस स्टार्ट। Sir, I started with the recent example. Like Patna Municipal Corporation advised residents to be cautious about the rising water of the river Ganga. And then such warnings are usual in most of the cities planned on the banks of the river in India. This highlights the fact that the most of the urban planners had encroached the natural flow of rivers. And similarly, encroached conditions were seen last year when the flash floods in Uttarakhand did swept away restaurants, hotels that were built on the riverbed. Then the unwise clearing of forest is dividing the urban cities of natural cooling factors of vegetation and rains. Example, Delhi saw unprecedented heat waves last year in 2014, becoming the urban heat island. Then the cutting of forests is also challenging for the wildlife, as construction of dam and railway lines fragments the habitat, due to which wild animals roam in the urban areas, which leads to human-animal encounter. And then many coastal cities are advancing towards the seas and clearing the natural barriers like mangroves, corals, which threatens the presence of such species and also put them on the verge of extinction. Then recently published India State of Forest report indicate that there is an increase in the tree and forest cover, and it stands at 25.17% of the total geographical area. The report highlights government efforts in advocating for sustainable urban planning, preservation of forest, and then the local forest communities should be encouraged in the efforts of conserving the ecology. The traditional methods used by them would be fruitful. India lies on the biodiversity hotspot zone and is home to around 18% of the flora and fauna diversity found on the earth. The ecological resources are precious for the global community, and the world leaders should come together to preserve the same for the next generation. So that's how I conclude it. ओके, बेसिकली आपने इसमें एग्जांपल करके आपने काफी ज्यादा इसमें खींचा है। ठीक है सर मोर और लेस अच्छा है आपका। आई विल टेल यू हाउ टू ऐड मोर वैल्यू टू इट। सो बेसिकली मैं पहले लिखता व्हाट इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन के बारे में लिखता एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि सबको अर्बनाइजेशन क्यों चाहिए।
बेसिकली ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये सब ठीक है। देन उसके बारे में कुछ डेटा लिख देता कि दिस मच % ऑफ पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, रीजंस फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन। उसके बाद मैं लिखता व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, एंड दिस इज द बेसिकली कोर ऑफ द एसे। तो मैं इसको एलैबोरेट करता हाउ इट इज थ्रेटनिंग द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड इकोलॉजिकल से स्टेबिलिटी, इसके बारे में मैं लिखता और इसमें मैं एग्जांपल्स भी ऐड करता। देन आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू बैलेंस, क्योंकि देखो अर्बनाइजेशन इज नीड ऑफ द आवर, पीपल वांट टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस, बेसिकली मल्टीपल सेंटर्स, लाइक बहुत सारी सिटीज डेवलप कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज, हीट एक्शन प्रोग्राम और अमृत स्कीम, स्मार्ट सिटी, अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सब के बारे में बात करता। देन आई वुड हैव कम टू कंक्लूजन। ऐसे करके मैं इसको डील करता बेसिकली। सर ठीक है, परफेक्ट बताया यार, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है इसमें, बिकॉज ज्यादा मतलब मुझे जितेंद्र का सुन के क्या लग रहा था कि यू आर इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्रेंड एंड देन एग्जांपल, यू आर जस्ट मेनली फोकसिंग ऑन द एग्जांपल। तो कोशिश ये करना है कि you make a point and to substantiate that you give example, केवल एग्जांपल बेसिस पे मत लिखना। बस वैसे अच्छा बताया, सारे पॉइंट अच्छे बता दे जितेंद्र ने, एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वो बता दिया है प्रसून ने, तो ऐसे ही अप्रोच करना, ठीक है सर। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल से स्टार्ट किया पटना वाला, बट अर्बनाइजेशन के बारे में आपने बात ही नहीं किया कि अर्बनाइजेशन क्या है और क्यों लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरिया में जाना, अर्बन एरिया की इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है, और उसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया। तो एग्जामिनर को इससे अधूरापन फील होगा आपके ऐसे में। नो डाउट आपने काफी अच्छा लिखा है, एग्जांपल्स वगैरह काफी बढ़िया, हीट वेव्स, वेजिटेशन, सारा डेटा वेटा भी दिया है, बट थोड़ा उसको और रिफाइन कर देंगे आप अगर उसमें आप थोड़ा सिंपल टच डाल देंगे। बेसिकली जैसे मैंने लिखा है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टर, ठीक है, व्हाई पीपल वांट इट, बेसिकली अनोनिमिटी और ये सब। देन डेटा रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, रीजंस, एंड देन उसके बाद जैसा आपने लिखा उसको फिर मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ठीक है। गुड ऐसे, बट थोड़ा और उसको बेटर करें। देन वी कम टू आर्ग्यूमेंट। Leveling of allegations against constitutional and statutory authorities is a worrying trend. इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? हेलो, someone wants to volunteer for this, कोई बताएगा? yes sir, रिनमा बताना। Sir, I have started with the current context, like Tamil Nadu governor versus Tamil Nadu government. Then argument 4 mein I have included loss of public trust, then resource waste, then being unconstitutional, and fourth, paramount allegations. okay, And then argument against me, checks and balance, then good governance, and rebuilding public trust, and approval of constitution. okay. Approval of constitution. Yes. सूरज ने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि डिमोरलाइजेस ऑफिशियल्स, तो अच्छा पॉइंट है। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, प्रसून बताना। मेरा भी बेसिकली सर ये सारे पॉइंट है। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा ऐड कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बाकी सब तो मोर और लेस कवर्ड है सर। ठीक है, देखो इसको जब अप्रोच कर रहे हो ना, तो वही बेसिक से डील कर लो पहले। लेवलिंग ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज इज अ वरिंग ट्रेंड।
अब ये टॉपिक है क्यों, बिकॉज अपने एक्स वीपी प्लस ये तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह ये चलता रहता है, प्लस राहुल गांधी जी भी बहुत चीजें ऐसे बोलते रहते हैं। तो पॉइंट क्या है कि नंबर वन द बेसिस इज कि इन अ डेमोक्रेसी जो इंडिविजुअल है ही इज सुप्रीम, तो ही हैज दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो विद इन दी परमिसिबल लिमिट्स ही कैन क्रिटिसाइज एनीवन एंड एवरीवन। ठीक है, नंबर वन तो ये समझना जरूरी है। तो एक आर्गुमेंट तो तुम्हारा ये बन गया कि ठीक है, सिटीजन है, उनके पास पावर, दे कैन क्रिटिसाइज, but how it damages is कि even those people who wield a considerable amount of influence, who have enough influence and power and status in the society, even they indulge in these allegations. उससे क्या होता है कि allegations which are not substantiated, which are not proven, they gain traction and वो पब्लिक के दिमाग में it forms a negative image of those bodies। तो एक तो ये सेट हो जाता है तुम्हारा। नंबर टू, तुम इस पे बात कर सकते हो कि ओवर द टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द डेमोक्रेसी ओवरऑल, दे हैव बीन डिक्लाइनिंग, मतलब मॉरल्स में, एथिक्स में, फंक्शनिंग में थोड़ा तो डिक्लाइन हो ही रहा है यार, बिकॉज देयर इज करप्शन, देयर इज दिस erosion of values. So in such a scenario, these constitutional and statutory authorities are the ones who have been bearing the flag of the constitutional values. Supreme Court हो गया, Election Commission हो गया, ठीक है। So they are the ones who are functioning, who are protecting the democratic values. अब तुम उन्हीं के अगेंस्ट एलिगेशंस देते हो, तो you yourself are not clean and then you are criticizing them. तो इसकी वजह से भी डैमेज होता है जो अपना पब्लिक का, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस है, उसकी वजह से यू आर डैमेजिंग इट इन अ वे। एंड देन ऑब्वियसली ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि इट इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट इन देयर फंक्शनिंग। अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एसआईआर इज गोइंग ऑन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है जब तुम क्रिटिसाइज करते हो। बट देन व्हाट कैन हैपन इज कि जैसे बोलते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो सीन टू बी डन वाली बात है। तो whatever these bodies are doing, it should also satisfy the criteria of public evaluation, कि उनके एक्शन को भी पब्लिक इवेल्युएट करके देखे, डज इट मेक सेंस, आर दे डूइंग द राइट थिंग। इस तरह से बात कर सकते हो। एंड बाकी पॉइंट्स तो बता दिए हैं लोगों ने, ठीक है। सो दैट इज इट इन दिस आर्ग्यूमेंट। एंड देन सेकंड वाज डिलिमिटेशन इज नीडेड इन इंडिया। ये तो बहुत क्या बोलूं मैं, इट्स अ क्लीशे टॉपिक, सबको पता ही होगा। यस चंद्र प्रकाश, बताना। प्लीज। सर इंट्रो में तो सर ये बताया था कि आफ्टर 1971 सेंसस द delimitation exercise debates have increased। फिर सर आर्गुमेंट्स इन फेवर में सबसे पहले it brings proportional representation, like many states whose population have increased since then, they will get more representation, like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, etc. Second, sir, women's representation, it would improve the women's representation, like currently अभी 13% ही है parliament में। Third, it would promote federalism, like foster federalism, balancing representation to all the states is per their population। I think सर ये repeat हो गया point। कोई बात नहीं। Fourth is policies, like it would improve the demands of various provinces left out due to lack of representation and would have better contribution। फिर इसमें 4 ही लिखे थे मैंने। फिर arguments against the notion में it punishes the better performers, like various argue about many southern states would lose seats due to better population control, like seats of Tamil Nadu, Odisha, Telangana, etc. There is a second threat to federalism, like it may arise dissatisfaction among states losing seats due to delimitation, which may affect federalism. Third is it disincentivize development, like in many areas due to the reduced number of seats, like in Karnataka. फिर सर fourth है it fuels vote bank politics, like political leaders may misuse, like may ignore the core issues, focusing on the debate। फिर 5वां पॉइंट है disturb unity, people would lose trust in democracy, especially those from losing seats, and may undermine unity।
सर फिर कंक्लूजन में मैंने लिखा था delimitation exercise, although promising reform, poses various challenges. Therefore, there has to be a balanced approach consulting all the stakeholders to make it inclusive, reformist, and truly beneficial. ओके, अब एक बात बताइए, आप आपने फॉर में थर्ड पॉइंट लिखा है प्रमोट फेडरलिज्म और अगेंस्ट में सेकंड पॉइंट लिखा है थ्रेट टू फेडरलिज्म, तो मतलब क्या इन दोनों में क्या आपने डिफरेंस क्या लिखा है, बताइए थोड़ा। सर लाइक 4 में लिखा है सर balancing representation to all the states is for their population, मतलब it would improve the federalism. और against वाले में लिखा है सर it may अरे dissatisfaction among states losing seats due to, मतलब सर लगभग वो हाँ मतलब काउंटर करना ही हो गया एकदम से। देखो चंद्रप्रकाश, मैं ये पहले भी बोला हुआ, इस चीज को ध्यान दिया करो कि जब एक फॉरेन अगेंस्ट लिखते हो ना, जस्ट डोंट निगेट द पॉइंट व्हिच यू हैव रिटन। मतलब तुमने अगर पहले लिखा ना इट प्रमोट्स फेडरलिज्म, तो ऐसे मत लिखो कि इट इज अ थ्रेट टू फेडरलिज्म। व्हाट यू कैन राइट इज कि इट कैन क्रिएट यू नो मे बी व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड टू यूज, यू नो रीजनल टेंडेंसीज प्रमोट कर सकता है। दैट इज अ बेटर वे टू फ्रेज इट। आई मीन ऑब्वियसली दोनों तरह से इम्पैक्ट कर सकता है सर, मतलब इट कैन हैव पॉजिटिव रेमिफिकेशंस फॉर फेडरलिज्म, इट कैन हैव नेगेटिव रेमिफिकेशंस, बट जब एक बार तुमने लिख दिया है ना इट प्रमोट्स फेडरलिज्म, तो ऐसे मत लिखना सेट टू फेडरलिज्म। व्हाट यू कैन राइट इट कैन प्रमोट रिलीजियस रीजनल टेंडेंसीज, ठीक है, इस तरह से अप्रोच करो। अब जब तुम रीजनल बोलते हो ऑलरेडी वो दैट इज अंडरस्टूड कि इट इज इन अ वे इट इज यू नो समहाउ अपोज्ड टू फेडरलिज्म, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जस्ट डोंट राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। देखिए सर ने काफी अच्छा पॉइंट बताया, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं, आपने प्रमोट फेडरलिज्म लिख दिया, अगर तो आप बस कीवर्ड चेंज कर दीजिए ना, अगर आपको वही चीज लिखनी है तो भी आप लिख दीजिए, क्योंकि क्या होता है प्रेशर बनता जाता है ना उस वक्त, तो दिमाग इतना चलता नहीं है, तो अगर आपको वही दिमाग में आ रहा है तो आप लिख दीजिए, बट कीवर्ड बस चेंज कर दीजिए, क्योंकि कीवर्ड बेसिकली अगर एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड देख के भी चेक कर रहा है, सो ही वोंट मतलब एक बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा। सो आप ऐसे करिए, अदरवाइज तो आपने सही लिखा है। किसी और को कुछ ऐड करना है? एनीवन? सूरज हैज गिवन सम गुड पॉइंट्स। सूरज अगर तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक। ओके फाइन, सूरज ने जो पॉइंट्स बताए जस्ट रीड देम आउट। सूरज ने बोला है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो फेवर में बता रहा है, fair representation of seats based on population changes. Number 2, equal representation of seats among the constituencies. Number 3, more competitive elections. And number 4, representation of minorities and SCs ST communities. Against में लिखा है gerrymandering का लिखा है, constituencies are drawn based on political party favorism. तो ठीक है, good points. And बताना यार प्रसून, मेरे ख्याल से अच्छे पॉइंट्स तो सबने बता ही दिए हैं। दिस इज सच अ क्लीशे टॉपिक कि कोई भी लिख लेगा इस पे, है ना। मोर और लेस कवर्ड, प्लस सूरज ने जो पॉइंट दिया है उसके साथ मिला के आई थिंक एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड। बस स्ट्रक्चरिंग वही जैसे हम लोग ने बताया कि इंट्रो में करंट कॉन्टेक्स्ट, फॉर, अगेंस्ट, एंड सीधा नेगेट नहीं करना है अपने टॉपिक को, थोड़ा उसको क्रिएटिवली कीवर्ड चेंज कर दीजिए। बाकी यार दिमाग में अगर कुछ नहीं आएगा तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक या दो लाइन का कंक्लूजन, जो कि ऑब्वियसली बैलेंस्ड एक अप्रोच होगा, और रिफॉर्म जो होगा दैट शुड बी नॉट जस्ट ऑन पॉपुलेशन, कोई और भी मेट्रिक ले सकते हैं जैसे फाइनेंस कमीशन लेता है, और ऐसे करके आप एक बैलेंस्ड अप्रोच दे सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा यार, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड इन दिस, कवर्ड ही है सब कुछ, है ना। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर एसेज एंड आर्गुमेंट्स। अभी देयर इज जस्ट वन मॉक टेस्ट लेफ्ट एंड दैट इज ऑन 28th. So today is Saturday and you have it day after tomorrow. तो उसके बाद there will be no test and I think जो लोग VC attend कर रहे हैं, those people who are attending the papers, आप लोगों ने तैयारी कर ली है, ठीक है, काफी प्रैक्टिस करवा दी गई है एंड सिंसियरली भी किया है आप लोगों ने। जस्ट मेक श्योर कि बेसिक्स में डू नॉट गो रॉन्ग इन दोज डेज, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वाले दिन जो पेपर 1 का बेसिक बताया हुआ है कि प्लान कर लेना, एंड नंबर 2 ओवर अटेम्प्ट मत करो। एक अच्छी चीज जो मैंने नोटिस किया इस बार, पीपल हैव बीन यू नो जुडिशियस विद देयर नेगेटिव मार्किंग। तो अच्छी बात है यार, कम नेगेटिव मार्किंग इनकर करो, जितना कम इनकर करोगे उतना अच्छा है।
एंड रिगार्डिंग पेपर टू टाइम मैनेजमेंट इज द की. टाइम मैनेज कर पा रहे हो? सूरज, डिड यू मैनेज टाइम वेल दिस टाइम? लास्ट टाइम तुम्हारा इशू आया था काफी, इस बार वाज इट बेटर? ओके, यू कैन टाइप इन द मैसेज जो भी है, ठीक है. ओके, सो आई थिंक यू वर एबल टू मैनेज टाइम. एंड देखो यार, टाइम कम बचा है, कुछ नया नहीं कर सकते हो. द मोस्ट यू कैन डू इज की कीप अप योर स्पिरिट्स. ठीक है, जितने भी लोग रेगुलर रहे हैं, इट्स गुड सो फार. इट इज गोइंग टू बी बेटर ऑन द एग्जाम डे. जस्ट कीप अप योर स्पिरिट्स एंड वर्क, नॉट हार्ड बट ठीक है, मॉडरेट लेवल पे करते रहो काम अपना. ठीक है प्रसून, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यार बताना. यस सर, मतलब एंडिंग के कुछ टाइम है, जस्ट टेक काम. जो आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू डूइंग दैट एंड हैव फेथ. बाकी तो आप लोग ने काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया ही है, इतना सारा मॉक वॉक भी लगा लिया अभी आप लोग ने. सो जस्ट टेक काम एंड एवरीथिंग विल फॉल इन योर फेवर. ठीक है, दैट इज इट. सूरज कुछ बता रहा है. ओके, सूरज कह रहा है कि he has read Arunima's essay on terrorism. She had mentioned about Kerala story. 30,000 women were converted. Won't such example create a negative impact? अब एक substantiated है, you have proof of that, तो फिर कर सकते हो. जनरली इट इज बेटर कि ऐसे ग्रे एरियाज वाले एग्जांपल्स छोड़ देने चाहिए. जो क्रिस्टल क्लियर टेररिज्म के एग्जांपल्स हैं उनको यूज करो. एंड उसकी कोई कमी नहीं है. टेररिज्म के एग्जांपल्स की कैसे कमी हो सकती है दुनिया में? इवन एवरीवन इज टेरराइज्ड इन टुडेज वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हो गया. तो जस्ट स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड भाई. थोड़ा सा टाइम बचा है, होल्ड योर नर्व्स एंड हो जाएगा यार. ठीक है, नॉट दैट बिग ऑफ अ टास्क नाउ. ओके, सो जस्ट टेक केयर एंड एग्जाम के पहले कोई नुकसान और उठा लेना. कोई एक्सीडेंट ये वो, बाहर जाना कम कर दो अभी से. ठीक है, दोस्तों के साथ हैंग आउट मत करना, फालतू में बाहर जाने की जरूरत नहीं है. डू नॉट ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड. घर का खाना खाना. आई मीन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, क्योंकि एग्जाम के दिन थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना, यू माइट कैच अ इन्फेक्शन. कुछ एक्सीडेंट हो गया फालतू का, मे बी यू फॉल सिक. इन सब चीजों को अवॉइड करना. ठीक है, ओके, दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय. जय हिंद सर. Sir, जय thank you, हिंद sir. भाई, जय हिंद.